जैसे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें तुमसे बाउंड्री वैल्यू टेस्ट, इक्विवेलेंस क्लास, रोबस्ट टेस्ट, डिसीजन टेबल या फिर तुमसे स्टेटमेंट कवरेज, पाथ कवरेज, ब्रांच कवरेज वगैरह पूछते हैं, है ना। तो अगर ऐसा कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इन सब के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि इसमें ए बी सी दे रखा है और इंट एक्स और वाई, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो एक्स प्रिंट होगा, एल्स प्रिंट वाई होगा, सॉरी नॉट एक्स होगा, और वाई के केस में भी वाई या नॉट वाई होगा। तो ऐसे केस के लिए हमने क्या करें यहाँ पे, ये देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे कोड है, तो इसमें नंबर्स डाल दिए, वर्ड मेन के अंदर ए बी सी लिए, एक्स जीरो वाई जीरो, और सी एल आर एस आर एक कमांड है, एंटर थ्री नंबर, तीनों नंबर लिए और चेक करना है कि कोई भी हमने एक सिस्टम बना दिया कि चेक करने के लिए कि एक्स की वैल्यू कैसे चेंज होगी और वाई की वैल्यू कैसे चेंज होगी, ठीक है। मतलब अगर ए बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, तो फिर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर बी बड़ा है सी से, यानी बी की वैल्यू ज़्यादा है, तो वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्रिंट कर देंगे ऐसी वैल्यू। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या फ्लो स्टेटमेंट होगा, तो ये डेटा फ्लो है, इस तरह से होगा कि एक चलेगा, ये वॉइड मेन चला, ये चला, इस यहाँ तक चलने में कोई दिक्कत नहीं है ना। 7 पे आते हैं दिक्कत, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक चले कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू हुई तो तभी 8 चलेगा, है ना। और 8 चला फिर ये वाला भी आएगा 9, ठीक है। अगर फॉल्स हुई तो डायरेक्ट हम यहाँ पे चेकिंग करेंगे 10th पे आगे। तो इसलिए यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हैं, या ट्रू हुई इफ़ कंडीशन तो यहाँ से ऐसे करके भी जा सकते हैं। नेक्स्ट पे 10 पे भी इफ़ कंडीशन आ गई है, तो ये अगर 10 ट्रू निकला तो 11 और 12 चलेगा, एल्स 13 चलेगा, 11 या 12 चलेगा, एल्स 13 चलेगा, ठीक है। फिर उसके 14 15 चलना ही है। तो यहाँ पे हमने पाथ आईडी दे दी कि कौन से पाथ फॉलो होंगे, और पाथ दे रखा है कि 1 से लेकर 7 तक चलेगा, ठीक है। कोई कोई बीच में दिक्कत नहीं है, 1 से लेकर 7 तक आगे दिक्कतें आती है ना। तो 10 और 13 से लेके 15 तक चलेगा। तो 7 चला, उसके बाद 10 आ गया, फिर 13 से लेके 15 तक चला। तो ऐसे पाथ भी हो सकते हैं। और उसकी कुछ कंडीशंस दे दी कि अगर ए बी सी की क्या क्या वैल्यू रहेगी कि ये फॉलो होगा, और उस हिसाब से एक्स और वाई की क्या वैल्यू आएगी। सेम केस अदर पाथ में, और लास्ट में जाके 1 से लेके 15 सारा ही कोड चल गया, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि सारा ही कोड चल जाए। तो ऐसा कैसा केस होगा, तो इनपुट दे दिया और उसमें एक्स और वाई की क्या वैल्यू आएगी फॉर एग्जाम्पल दे के बता दिया, ठीक है। तो हम ऐसे करके बना सकते हैं। अब इन चीज़ों को एक बार देखते हैं, पर्टिकुलर एक एक चीज़ को पकड़ के चलते हैं। कहने का मतलब कि ये जो फॉर एग्जांपल जैसे स्टेटमेंट कवरेज क्या होता है, पाथ कवरेज क्या होता है, ब्रांच कवरेज क्या होता है, हम इसको देख के चलते हैं और ऐसे ऐसे कैसे बनाया जाएगा वो देखते हैं। तो इसमें क्या है कि स्टेटमेंट कवरेज टेस्टिंग, अब ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग है। वैसे तो आगे आने वाली ये जो कवरेज टेस्टिंग होती है वाइट बॉक्स ये कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट कवरेज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट और टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन सोर्स कोड के अंदर, इन सोर्स कोड, ठीक है। सोर्स कोड के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको डिवाइड कर देंगे और एग्जीक्यूट कितनी हुई उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कवरेज पता चल जाएगा, कवरेज परसेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई भी लैंग्वेज है, ठीक है, वेदर इट इज पाइथन, सी प्लस, जो भी है, रीड करा ए बी को, अगर ए बड़ा है बी से तो प्रिंट कर दो ए ग्रेटर, एल्स प्रिंट कर दो बी ग्रेटर और एंड कर दो, है ना। अब इसके दो केसेस बनते हैं फिलहाल के लिए। मान लो कि ए 7 है और बी 3 है, तो क्या है, ए बड़ा है बी से, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंट करेगा ये, यानी 1 2 3 4 5 6 7 तो टोटल हो गई, ठीक है। मगर 1 2 3 4 एल्स केस नहीं आ पाया, और 5, समझ में आई बात, मतलब चली कितनी, एल्स वाला केस तो कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा है बी से, तो 5 टोटल चली। तो एक्सपेक्टेड जो एग्जीक्यूट हुई स्टेटमेंट वो 5 थी और टोटल थी हमारी 7, तो 5/7 × 100, इस हिसाब से हमारा 71% आ गया। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस है कि क्या हो अगर ए छोटा हो बी से, तो उसमें क्या होगा, 1 2 3 ये चलेगा, और वो ये बताएगा भाई ये गलत है क्योंकि बी बड़ा आ रहा है, तब जाके एल्स चलेगा। यानी 1 2 3 तो चले, चौथा पाँचवा छठा, टोटल कितने चले, 6 चले, और टोटल 7 है, ठीक है। एग्जीक्यूट कितना है, 6 हुआ, टोटल 7 है, तो कितना कवरेज दे रहा है, ये हमारा स्टेटमेंट कवरेज टेस्टिंग बताती है, ठीक है। अगली टेस्टिंग आती है हमारी पाथ कवरेज टेस्टिंग, है ना। इस टेस्टिंग में क्या करते हैं, ड्रॉ कंट्रोल फ्लो ग्राफ। कंट्रोल फ्लो ग्राफ मैंने तुम्हें अभी दिखाया था ना कैसे एग्जीक्यूट होता है, कि इफ कंडीशन आती है तो जैसे 7 8 अभी जो शुरू में ही बताया था मैंने, एक्स वाई के केस में। फिर कैलकुलेट करना है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। E - n+2p होता है। ई क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस, एन होता है वर्टिसेस, और पी होता है प्रोग्राम फैक्टर। उसके बाद उसका क्या होता है, मेक सेट ऑफ पाथ के सेट बनाएंगे, कौन से रास्ते से जाया जा सकता है, कितने पाथ बनते हैं, और है फिर टेस्ट केसेस क्रिएट करना उस हिसाब से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, रीड ए करा बी करा, इन दोनों का सम अगर 50 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर लार्ज कर दो, नहीं तो स्मॉल कर दो, एंड इफ, ठीक है। कंडीशन हो गई। इसका हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल फ्लो ग्राफ बना रहे हैं। तो क्या करो, रीड करो ए बी को, है ना। अब ए बी ग्रेटर देन 50 आ गया तो प्रिंट लार्ज कर दो, नहीं तो एंड इफ करना है, ठीक है। अभी मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4, फिफ्थ थियरी, सिक्स थियरी, सेवन थियरी, एट थियरी, है ना। और दूसरा केस है नहीं हुआ इसका मतलब, तो ए प्लस बी स्मॉलर देन 50 होगा, है ना। तो ऐसे केस में स्मॉल कर दो। ऑल पॉसिबल पाथ क्या क्या है ये देख लेते हैं। ये ऑल पॉसिबल पाथ निकालना ना, सेट ऑफ पाथ निकालने थे। तो क्या हुआ, 1 3 5 7, 1 3 5 7, यानी सब दोनों कंडीशन में फॉल्स फॉल्स आया, है ना, तभी तो कुछ प्रिंट नहीं हो पाया। तो ये एक हो गया। फिर 1 3 5 6 8, ऐसे करके, मतलब कभी इसको ट्रू रहने दो उसको फॉल्स कर दो, ये कभी इसको ट्रू रहने दो इसको इसको मत चेक करो, है ना, तो प्रिंट लार्ज नहीं हो पाएगा। तो ऐसे करके ये 4 केसेस बने और एक टाइम पे सबको ही ट्रू कर दो। तो 1 2 4, देखो 1 2 4 5 6 8, तो इसमें सारे ट्रू थे, है ना। तो ये हमारे पास पॉसिबल पाथ कवरेज कितनी हो गई, 4 की हो गई, तो 4 पाथ बन पा रहे हैं, है ना। तो ये पाथ कवरेज आ जाती है हमारी टेस्टिंग की।
ब्रांच कवरेज की बात करें तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ ब्रांच एग्जीक्यूटेड डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस है कितनी एग्जीक्यूट हुई। तो ईच ब्रांच कंडीशन मस्ट हैव बीन एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग टेस्ट। तो क्या होता है इसमें कि कितनी ब्रांच कवर हुई। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक ये वाला देखा था, दोबारा से बना दिया कि ए प्लस बी अगर ज़्यादा है 50 है तो लार्ज है और छोटा है तो स्मॉल है। ठीक है, तो इस केसेस में नंबरिंग कर दिया है। अब देखो कि ब्रांच कवरेज क्या होता है कि दो केसेस बनते हैं। पहला केस है कि ट्रैवर्स ट्रैवर्स थ्रू येस डिसीजन, यानी हर बार हमारे येस आ रहे हैं। अगर येस आ रहे हैं तो क्या होगा, एक पे जाएगा दो पे जाएगा, क्योंकि ट्रू आ गया तो लार्ज प्रिंट होगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 1 2 4 5 6 8, 6 आएगा 8 आएगा और एंड पे, है ना। तो क्या हुआ, हमेशा ट्रू आया। तो ट्रू आने से सारी ये बात फॉलो हुआ और क्या रह गया, 3 और 7 रह गया। सेकंड केस क्या है, अगर हम बोलें कि कवर एज 3 and 7, और इसमें क्या होगा कि नॉट कवर्ड इन फर्स्ट स्टेप। क्यों देख रहे हैं हम 3 और 7 को, क्योंकि पहले पहले स्टेप में कवर नहीं हो रखा है। तो ये ऐसा कब होगा, जब नो डिसीजन होगा। और नो डिसीजन होगा तो क्या होगा, एक पे जाएगा, क्या ये ट्रू है, नहीं है, तो यहाँ 3 पे आ जाओ, फिर 5, फिर 7 और फिर एंड, है ना। तो ऐसे करके जाएगा नो के लिए, तो ये नो डिसीजन आ गया। तो और कुछ बचा क्या, येस में ये कवर हो गया, नो में ये कवर हो गया, और कोई पाथ बचा जो अनछुआ रह गया। 3 और 7 रह गए थे फर्स्ट टेस्ट केस में, सेकंड में हमने वो भी टच कर लिया। इसका मतलब हमारे पास 2 ब्रांच है ना। तो ब्रांच कवर कितना हो गया, 2 हो गया, यही था ब्रांच कवर। तो कवर्स का चक्कर तो समझ में आ गया हमें कैसे करके बनाना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एग्जांपल देके अगर पेपर में बाउंड्री वैल्यू पूछ ली जाती है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी कर रहे हैं हम, है ना। बाउंड्री वैल्यू पूछ ली जाती है, रोबस्ट टेस्ट केस, इक्विवेलेंस क्लास, डिसीजन टेबल, ऐसे करके कुछ पूछ लिया जाता है, तो उसको भी एक एक करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस फॉर वैलिड इनवैलिड पार्टीशन, है ना। एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि वैलिड पार्टीशन होगा तो वैलिड बाउंड्री एनालिसिस होगा, इनवैलिड होगा तो इनवैलिड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होगा। ठीक है, ये समझ में आता है। चेक क्या करते हैं हम इसमें, 5 चीज़ें चेक करते हैं। देखो ये चीज़ें हैं, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ से समझो तो ज़्यादा आसान है, तो सभी एक्सप्लेन हो जाएगा। कि मान लो कि तुम्हारी एज लिमिट चेक हो रही है 18 से 18 से 56 तक, तो इतने ही लोग अलाउड है। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस BVA में क्या होता है, इनवैलिड कहलाएगी 17, क्योंकि 18 तो है हमारी मिनिमम, और इनवैलिड कहलाएगी 56 से आगे वाला 57। ये दोनों इनवैलिड कहलाती है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में। एक बात समझ में आती है। तो वैलिड कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये पाँचों। ठीक है, इन पाँचों का तो बताता हूँ। एक तो 18 लिख दो, 18 से एक ज़्यादा कितना, 19, 56 लिख दो, उससे एक कम कितना, 53, और बीच में नॉमिनल, यानी बीच में जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो लाई करता है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, जस्ट अबव मिनिमम, जस्ट बिलो मैक्सिमम, और नॉमिनल वैल्यू। तो ये सारी वैल्यूज़ पे काम देखा जाता है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बना देने टेबल कि हम किस किस चीज़ों को देख के कर रहे हैं। मगर रॉबस्ट टेस्ट केस, जैसे अभी मैंने बताया कि इसमें बाउंड्री वैल्यू भी पूछा था और रॉबस्ट भी पूछा था। तो रॉबस्ट टेस्ट केस में क्या होता है, ये 5 तो होती हैं, अबव 5 तो होती हैं, 2 मोर, 2 ज़्यादा, कौन सी, लेसर देन मिनिमम वैल्यू, यानी 17 वाली भी वैलिड होती है किसमें, रॉबस्ट टेस्ट केस में, और ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू, तो 57 वाली भी वैलिड होती है रॉबस्ट केस में। तो ये दो और आ जाती हैं अगर हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और रोबस्ट टेस्ट केस की बात करें तो। फिर आता है इक्वलेंस पार्टीशन। अब इक्वलेंस पार्टीशन में क्या करते हैं, डिवाइड इनपुट डेटा इनटू डिफरेंट इक्वलेंट डेटा, इक्वलेंस डेटा क्लासेस। हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि यहाँ से लेकर, अगर एक होता है ना कि एक गांव को एक MLA रिप्रेजेंट कर रही है, एक नेता रिप्रेजेंट कर रही है एक गांव को, है ना। तो वैसे करके कुछ है कि यहाँ पे मान लो कि पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं 1 से लेकर 10 तक। ऐसा नहीं है कि तुम ऑर्डर करवा रहे हो पिज़्ज़ा और 0 ऑर्डर करवाया तुमने तो पिज़्ज़ा वाला खाली आता है, ऐसा नहीं हो सकता। और 11 पिज़्ज़ा भी ऑर्डर नहीं हो सकते, अभी सिर्फ 1 से लेकर 10 के बीच में ही अलाउड है। तो जो 0 होगा उससे पीछे का, ये मतलब ये पूरा पार्टीशन जो है 0 से मतलब किसी ने -1 पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया तो ये क्या है, इनवैलिड है। तो ये पार्टीशन 1 जो है एक अलग ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 1 से छोटे हैं, है ना। और 1 से 10 के बीच में वैलिड आते हैं, तो ये पार्टीशन 2 आता है। फिर 10 से ज़्यादा तो पार्टीशन 3, और मान लो 3 डिजिट की बात करें तो 100 वाले पार्टीशन 4। अब यहाँ से तो कितना भी जा सकते हो। तो एक तरह से नंबर लाइन जैसा ही कुछ हो गया कि इफ़ एनी वन वैल्यू फ्रॉम द सेट पास टेस्ट केस, मान लो एक पर्टिकुलर जगह से भी एक टेस्ट केस पास हो गया, तो वोल सेट ऑफ पार्टीशन इज कंसिडर वैलिड। ठीक है, पूरा सेट वैलिड कहला दिया जाएगा। जैसे यहाँ 0 था, 0 और 1 का चक्कर था, यहाँ पे 10 11 का था, या 99 और 100 का था। तो अगर कोई भी पार्टीशन, ये पार्टीशन 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो कोई भी पार्टीशन का अगर कोई भी एलिमेंट टेस्ट केस पास कर जाता है तो पूरा पार्टीशन टेस्ट केस पास करता है। मान लो यहाँ से मैंने 8 उठा लिया, क्या 8 1 और 10 के बीच में है, हाँ ट्रू है, तो ये पूरा ही पार्टीशन वैलिड है। यहाँ से -1 उठा लिया तो -1 क्या ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। सेम केस में यहाँ पे, तो ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट मान लो 102, वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह का इक्वलेंस पार्टीशनिंग होती है। सो एक आखिरी केस रह गया डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल से कैसे जनरेट करें टेस्ट केसेस को, एक बड़ा ही अच्छा तरीका है। एक तो उसको डिसीजन टेबल टेस्टिंग को कॉज इफेक्ट टेबल भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कॉज क्या होगा, इफेक्ट क्या क्या होंगे उसके। एग्जांपल ले लेते हैं लॉगिन स्क्रीन कंडीशन। मैं इजी एग्जांपल इसलिए लेके बता रहा हूँ कि तुम कम से कम कुछ लिख पाओ, कुछ टेस्ट केस बना पाओ। ठीक है, कंडीशन क्या है कि मान लो लॉगिन स्क्रीन है तुम्हारे पास, तो 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो यूज़र नेम और एक पासवर्ड। अब यहाँ से वो जैसे ही क्लिक करता है इस पर लॉगिन पे, तो क्या होता है, अब वो जाता है होम पेज पे। अगर उसके क्रेडेंशियल ट्रू होते हैं, क्रेडेंशियल्स अगर ट्रू होते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, होम पेज पे चला जाता है अपने। ठीक है, तो मान लो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, वो क्या क्या है कि यूज़र नेम ट्रू या फॉल्स होगा, पासवर्ड ट्रू या फॉल्स होगा, आउटपुट क्या होगा, या तो एरर है या फिर होम पेज पे चला जाएगा। तो अगर यूज़र नेम गलत है, पासवर्ड गलत है, तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। एक चीज़ सही है दूसरा गलत है तब भी एरर है, दूसरी चीज़ सही है पहला गलत है फिर भी एरर है। अब दोनों ही ट्रू है ना, तभी वो होम पेज पे जाएगा, तभी वो होम पे जाएगा। तो यही है डिसीजन
ट्री टेस्टिंग बहुत छोटा एग्जांपल लेके समझाया मैंने तुम्हें, 2 चीज़ों के केस में, है ना, 2 इनपुट के केस में। बड़ा इनपुट होगा तो उस हिसाब से तुम्हें ऐसे काम करके ऐसे करके टेबल बना सकते हो, डिसीजन ट्री बना सकते हो, ठीक है, कि कौन सा चीज़ ट्रू होना चाहिए, कौन सा फॉल्स, उस हिसाब से। तो होप तुम्हें ये सब समझ में आया होगा और ये चीज़ें तुम्हारी क्लियर हुई होंगी। तो बस अभी देखता हूँ 3rd और 4th यूनिट का जितना बता पाऊँगा मैं कोशिश करूँगा बनाने का, कुछ बन पाए तो। ठीक है, जो पूछ रहे थे कि 3rd 4th में क्या करना है, तो भाई अभी तो तब तुम अपनी तरफ से ही लगे रहो, क्योंकि मैं मेहनत लगती है थोड़ा बनाने में और उससे ज़्यादा मैं अभी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आगे।